Hello everyone. So today we are going to discuss about assistant sanitary inspector and assistant public health inspector and malaria inspector. देखिए इनका जो सिलेबस होता है, क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या चीज़ें आने वाली हैं, जो अभी आने वाली 3 तारीख को 3 सितंबर को जो आपका एग्ज़ाम है उसके बारे में सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बहुत शॉर्ट में। फिर कुछ क्लासेस बनेंगी इसके लिए, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो देखिए जो ये सिलेबस है असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर इन एफसीडी या एनडीएमसी या डीएमसी, ये जितना भी होता है सिलेबस सबका ऑलमोस्ट सेम ही है। और आप लोग देखेंगे भी इसको, वैसे भी ये जो सिलेबस है पीएचआई में भी यही सिलेबस आपके आएगा। ठीक है, और वो मैं आपके साथ अभी ऑफिशियल जो पेपर है वो भी मैं आपके साथ क्वेश्चन पेपर हाल फिलहाल में जो हुआ होगा वो आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो मैं एग्ज़ाम पैटर्न समझाता हूँ आपको कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है आपका, तो देखो एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करते हैं, ये तो सिलेबस है जो आपने अपने डिप्लोमा के टाइम पे कंप्लीट किया होगा। ठीक है, और इसी से रिलेटेड देखिए ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर है आपका जो अभी 3/10/2025 को हुआ था, यानी कि लास्ट ईयर हुआ है, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर। ये ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, तो इसी पेपर को बेस मानते हुए मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, कैसे हिंदी करनी है, कैसे इंग्लिश करनी है, और ये पूरा पेपर मैं सोल्व भी कराऊँगा। उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, इसमें टाइम लगेगा। 200 क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को मैं आपको सोल्व करवाऊँगा, और कैसे कैसे क्या पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, ये सारी चीज़ें, मैथ्स भी इंग्लिश भी, इंग्लिश के बारे में भी बात कर लेंगे, और पार्ट 2 में आप कैसे कैसे पढ़ सकते हैं स्पेसिफिकली। ठीक है, तो आइए पहले मैं आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझा देता हूँ कि एग्ज़ाम का पैटर्न है क्या बेसिकली। तो ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे। आइए 20। ठीक है, तो देखो APHI की बात करते हैं, APHI या ASI या फिर मलेरिया असिस्टेंट मलेरिया इंस्पेक्टर, ये तीनों एग्ज़ाम DSSB के हैं। ठीक है, तो आप अगर इनमें से चाहे ASI ले लो, चाहे मलेरिया इंस्पेक्टर ले लो, चाहे APHI ले लो, सबका ग्रेड पे सेम है 25,500, और सबकी सैलरी वगैरह सेम है। वर्क प्रोफाइल थोड़ा सा अलग है, सिलेबस का बेस आपका सेम ही रहेगा। तो मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ कि कैसे कैसे आप इसको प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए इसको प्रिपरेशन करने का क्या तरीका है। ये जो कंडक्टिंग बॉडी है, सबसे पहले आपको समझना है ये DSSB इसको कंडक्ट करा रही है। ये जो एग्ज़ाम होगा आपका उसको DSSB कंडक्ट कराएगी, और इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो पहले तो ये जो एग्ज़ाम खुलता है ये 2 पार्ट में खुलेगा। ठीक है, 2 पार्ट में कैसे, मैं आपको समझाता हूँ अभी। कि सपोज़ करो ये आपका पूरा का पूरा एग्ज़ाम है ना, इसमें 2 पार्ट आएंगे आपके, 2 पार्ट, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, दोनों पार्टों को हम कैसे कैसे आप वो करोगे, कैसे कैसे आप इसको वो कर सकते हैं, प्रिपेयर करोगे, वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो देखो जो पार्ट 1 है इसका, बेसिकली इसका जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में अगर आपने कभी किसी चीज़ की तैयारी की हुई है, कोई भी प्रिपरेशन आपने की है आज तक किसी गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है, या कोई भी ऐसी तैयारी आपने कर रखी है, कोई पुलिस एग्ज़ाम की, SSC की, है ना, या अदर स्टेट की कोई सी भी, तो वो तो सारी चीज़ें सेम रहती है। देखो इसमें आता है एक तो मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, GK और आपका रीजनिंग, ये है पार्ट 1। इसमें 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन इंग्लिश, 20 क्वेश्चन हिंदी, 20 क्वेश्चन GK और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपको सोल्व करने हैं बहुत रफ्तार में, पार्ट 1। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जिन्होंने ये अगर कोई पहले तैयारी कर रखी है तो वो ये वाला पार्ट 1 उनके लिए ईजी पड़ता है, पार्ट 1 ईजी पड़ता है। तो पार्ट 1 में तो देखो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड टाइम डिस्टेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है भाई, आपका पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, तो ये हो गए। इंग्लिश में आपकी एक्टिव पैसिव तो बहुत ज़्यादा आता है, वोकेबलरी, एंटोनिम सिनोनिम, ठीक है, वर्ड 1, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजेस, और एक कॉम्प्रिहेंशन लास्ट में। हिंदी में भी सेम ऐसा ही है, विलोम, पर्यायवाची, फिलर्स, ठीक है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, आसान वाले हैं ये, मतलब हिंदी आपने अगर नॉर्मल कर रखी होगी तो हिंदी कोई भी कर सकता है। बाकी इंग्लिश में थोड़ा सा, इसमें इंग्लिश आपको अच्छे लेवल की प्रिपेयर करनी पड़ेगी। आप ये मत सोचना कि पेपर बहुत ईजी है, आसानी से निकाल लेंगे, कम लोगों ने भरा है,
4-5 हज़ार लोगों का कंपटीशन है तो हम इजीली कॉम्पिटिट कर लेंगे, नहीं। पेपर अच्छे लेवल का आता है, ठीक है। इजी भी नहीं कहूँगा मैं और टफ भी नहीं कहूँगा, इसके बीच में आएगा, मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर ही मानो इसको। जीके वही जो आप रेगुलर पढ़ते हो, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, इसमें फिर पॉलिटी के आर्टिकल्स, हिस्ट्री पूरी करनी पड़ेगी, ज्योग्राफी हो गई आपकी, इकोनॉमिक्स के बेसिक क्वेश्चन हो गए, स्कीम्स हो गए, करंट अफेयर पूरा। रीजनिंग एक तो बॉक्स वाला, फ्लोर बेस्ड आती है, सिटिंग अरेंजमेंट आता है, ठीक है, और वही एनालॉगी, और आपका हो गया नंबर सीरीज़। ये सारा तो हो गया, मतलब ये अगर आपने किसी एग्ज़ाम की तैयारी करी है, सब ने एसएससी की तैयारी करी होती है, अगर आपने एसएससी कर रखा है एक बार, तो पार्ट 1 में कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से 60 से 70 नंबर ले आओगे, ठीक है। 70 नंबर अगर आप टारगेट रख रहे हो तो बहुत अच्छा है, और अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो भी कम से कम 50+ इसमें स्कोर करने की कोशिश करो। ये क्वालिफाइंग ये है ना, इसका इतना कुछ लोड नहीं है, इसमें आप कितना भी स्कोर करो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो पार्ट 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट 2 ही इसमें सारा रोल प्ले करेगा। सपोज़ करो आप पार्ट 1 में मान लो 80 नंबर लेके आ गए 100 में से, कोई बेनिफिट नहीं होगा अगर आपने इसमें 33% से ज़्यादा नंबर नहीं लाए। कैटेगरी वाइज अलग है, आप एक मिनिमम मान के चलो कि आपको इसमें 40 स्कोर करना है 100 में से, ठीक है भाई। 100 में से 40 क्वेश्चन करने ही करने हैं, 40 करोगे तभी बात बनेगी, ठीक है। हर कैटेगरी वाले को बोल रहा हूँ मैं, पास हो जाओगे। मान लो आपने ऊपर वाले एग्ज़ाम में आपने 80 स्कोर कर दिया, नीचे वाले में 40 कर दिया, तो आपके हो गए 120, बात बन जाएगी किसी भी कैटेगरी से हो। और ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। मान लो आपने पहले वाले पार्ट में 90 नंबर ले आए, लेकिन दूसरे वाले पार्ट में आप नंबर लेके आए हो सिर्फ और सिर्फ 25, और कट ऑफ गई है सिर्फ और सिर्फ 100 नंबर पे, और आपके नंबर कितने हैं, 5, 9 2 11, 115, लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पार्ट 2 को क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, इसमें ही पास होना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ सबको ध्यान रखनी है भाई। अब आते हैं पार्ट 2 को आप कैसे तैयार करेंगे। तो देखो, पार्ट 2 को प्रिपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपने जब डिप्लोमा किया था, जो आपके पास कोई भी राइटर की कोई भी बुक हो, देखो कंटेंट सब में सेम ही है, कंटेंट सब में सेम है। जैसे कि उसमें अगर मैं बात करूँ डिजीज़ वाला चैप्टर, कम्युनिकेबल डिजीज़ है ना, कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, फेयर। तो अगर मान लो डिजीज़ है, कोई सी भी आप किताब ले लो, सब में ये सेम ही रहेगा, ठीक है। तो आप कोई भी एक अच्छी बुक ले जिसमें एमसीक्यू दे रखी हो, और उससे इसको पहले थ्योरी पढ़ें, अपनी थ्योरी मस्ट है, थ्योरी करें, थ्योरी के बाद एमसीक्यू लगाएं अपना, और एमसीक्यू के बाद प्रीवियस ईयर के जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं वो करें। अब मैं आपकी क्या हेल्प करूँगा इसमें, देखो टॉप 100 क्वेश्चन मैं आपको ज़रूर कराऊँगा, और जिस बच्चे ने पहले पेपर दे रखा होगा और अब एग्ज़ाम देगा, वो समझ जाएगा कि हाँ इन 100 क्वेश्चन में से मोस्ट प्रोबेबिलिटी कोशिश ये रहेगी कि हो सकता है पेपर में एक भी ना आए, ठीक है, 100 में से कुछ भी ना आए, लेकिन हो सकता है कि इन 100 क्वेश्चन को अगर आप बेस बना लोगे अपना, क्योंकि मैं उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा साथ के साथ। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, स्वच्छ भारत मिशन SBM। अब इससे इतने क्वेश्चन आते हैं, ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी, 2 अक्टूबर 2014, ठीक है। रूरल मिशन क्या है, अर्बन मिशन क्या है, ओपन डिफिकेशन क्या है ना, ओपन डिफिकेशन को कब अचीव किया गया, स्वच्छता भारत मिशन 2.0 क्या है, ये सारा आपका पार्ट है, टॉपिक का पार्ट है, सिलेबस में लिखा हुआ है ये सब, ठीक है। NULM क्या है, FSSI के एक्ट क्या है, MCD एक्ट क्या है, फूड प्रिवेंशन एक्ट क्या है। तो ये सारे एक्ट जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे ये सब मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। पहले बेसिक थ्योरी और फिर उसके बाद क्वेश्चंस। तो पार्ट 2 में आप मान लो, पार्ट 2 भी आपका ऐसे ही है, 100 क्वेश्चन आएंगे और 20 क्वेश्चंस के उसमें भी सेट बने हुए होंगे, आप आराम से उसको कर सकते हो। अब देखो, सिलेबस दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको पेपर दिखाता हूँ कि आपका पेपर कैसा आया है, पहले पेपर कैसा आया था, ताकि उसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर सको। किसी को कोई भी डाउट हो भाई, नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। आपका कोई भी डाउट हो सिलेबस से रिलेटेड, एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड, और कुछ भी पूछना चाहते हो, हाँ मैं ये ज़रूर बोलूँगा, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश ज़रूर प्रिपेयर कर लें, क्योंकि हिंदी बहुत आसान आएगी, इसमें कर लोगे आप, इंग्लिश में फंस जाओगे। चलिए मैं क्वेश्चंस दिखाता हूँ आपको कि हिंदी इंग्लिश में आए कैसे हैं, जिससे अब किसी केस में कोई यही नहीं रह जाएगा कि हाँ भाई ऐसा क्वेश्चन आया था, वैसा आया था, कोई कुछ बता रहा है आपको यूट्यूब पे, कोई कुछ करवा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर ही उठा के ले आया हूँ, तो आप इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर से ही आइडिया लगा लेंगे कि हाँ भाई हमें इस लेवल की तैयारी करनी है। पेपर आसान नहीं आता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि पेपर बहुत आसान आएगा, कंपटीशन कम होगा, भाई पढ़ना पड़ेगा तभी सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन तो भाई भूल जाना कि होने वाला है।
ऐसे ईज़िली। ठीक है, तो चलो पहले तो देखो मैं आपको इसमें से हाँ, अगर कोई किसी को ऐसा लगता है कि इंग्लिश बहुत ईजी आती है, हम आसानी से इंग्लिश कर लेंगे, तो देख लो भाई, ये रहा इंग्लिश का एक क्वेश्चन, लो कर लो उसको 30 सेकंड में। आप इसको नहीं कर पाओगे ईजिली। ठीक है, अब देखो इंग्लिश का लेवल दिखा दिया मैंने आपको। अब चलो, क्योंकि मैं इंग्लिश टीचर हूँ और मैं आपको इंग्लिश का कुछ 2-4 चीज़ें बता देता हूँ। देखो जैसे कि फ्रेजेस मैंने अभी आपको बोला कि भाई फ्रेजेस आपको करने ही पड़ेंगे। अब आपको इससे कोई मतलब नहीं है, शी ऑलवेज फलाना ठिकाना विच फ्रेस्टेड, मुझे नहीं आती इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर भी करूँगा। बस मुझे क्या करना है, टॉप 100 फ्रेजेस पढ़ लेने। टॉक इनडायरेक्टली विदाउट एड्रेसिंग द मेन इशू, यानी कि मेन मुद्दे की बात आप कर ही नहीं रहे हो, इधर उधर घुमा रहे हो। मैंने बोला कि दिल्ली मेट्रो के बारे में बताओ कुछ, तो आप मुझे बता रहे हो दिल्ली मेट्रो है जी, मैं कलकत्ता गया था, मैंने वहाँ की मेट्रो देखी और वहाँ पे ये ब्रिज था। आप मेन पॉइंट ही नहीं बता रहे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बीट अराउंड द बुश, यानी कि मुद्दे की बात ना करके इधर उधर की बात करना, इसको बोलते हैं बीट अराउंड द बुश। टर्न द ब्लाइंड आई, आपने कोई गलती कर दी उसको अनदेखा करना। जंप द गन, कंक्लूजन पे डायरेक्ट पहुंच जाना। स्पिल द बीन, ये कितनी बार आया है DSSB में, 1000 बार आया है ये TSSB में। और स्पिल द बीन का मतलब सिंपल है, सीक्रेट को रिवील करना। मान लीजिए मैंने आपको बताया कि भाई मैंने कोई बात बताई आपको, है ना, कोई सीक्रेट बताया और आपने उसको बता दिया किसी और को, तो उसको बोलते हैं स्पिल द बीन। तो ये इंग्लिश का लेवल है। और भी दिखाता हूँ, एक ही नहीं, टेंशन मत लो। देखो इसको सेंटेंस अरेंजमेंट करना है। हालांकि यहाँ पे ये आपको देखो बेवकूफ़ बनाने को मैं आपको ऐसे बेवकूफ़ बना दूँ। ये है देखो टैसीटर्न है, मैं बोलूँ अरे अरे कितना आसान आया है, देखो टैसीटर्न का एंटोनिम बताना है, लोकेसियस होता है। जब आंसर सामने होते हैं तो सब चीज़ आसान लगती है। अभी आप पेपर में बैठोगे ना, 30 सेकंड में जब ये क्वेश्चन करना होगा तब दिमाग पे प्रेशर बनेगा। एंटोनिम सिनोनिम इंग्लिश के करने हैं, मैं सीरीज़ कराऊंगा आपको एक, उस सीरीज़ में से आप कर पाओगे सारी चीज़ें। तो देखो क्या है, टैसीटर्न लिखा है, इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कम बोलता है, कम बोलने वाला होता है, इसका मतलब कम बोलने वाला। अब देखो इसका रिजर्व, कम बोलने वाला, साइलेंट शांत रहने वाला, रेटिसेंट नोट सेइंग मच, जो ज़्यादा ना बोलता हो। तो उसका एंटोनिम क्या हो गया, लोकेसियस, बातूनी। हो गया ख़त्म आंसर। तो ऐसा नहीं है कि बिना वोकेबलरी के हो जाएगा, वोकेबलरी आपको करनी ही पड़ेगी थोड़ी बहुत। ठीक है, अब इंसिस्टेड के बाद ओन आता है, फिक्स प्रीपोजिशन। अब जिसने पढ़ा होगा वो तो 1 सेकंड में कर देगा, नहीं तो कोई इसको पूरा पढ़ेगा, इधर से पढ़ेगा इधर से पढ़ेगा, क्या फ़ायदा उसका। इंसिस्टेड ओन लगा के आगे जाओ। ही प्लेज पियानो वेरी वेल, अब देखो वेल है इधर और गुड है, दोनों का मतलब अच्छा होता है। यहाँ पे गुड, अच्छा चलो गुड तो ऑप्शन में ही नहीं है, वेल ही आएगा यहाँ पे, वेल लगा दो। अब वर्ड मीन टू पीपल रेदर देन एक्सप्रेस रियल इंटेंशन, इसमें रेटोरिक का मतलब होता है बहुत ही अच्छे तरीके से जो अपने वर्डों को रिप्रेजेंट कर पाता है, उसको बोलते हैं। अब देखो जैसे ये आर्टिकल का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश में आपको। अब मुझे नहीं आती इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं है, इसको काटो इसको काटो, सब कुछ भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल बचपन में तो पढ़े होंगे। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वॉल क्या है, ग्रेट वॉल तो पूरे वर्ल्ड में यूनिक ही है, एक ही है, तो बस द आएगा, ना ए आएगा, ना एन आएगा, ना ये आ गया, सीधा लगाओ द। कुछ ही क्वेश्चंस आसान है, सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आसान नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखो, अब बच्चे बोलेंगे कि हाँ भैया ये बता दो वो बता दो, तो मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता दूँ। ये देखो मैंने स्पेलिंग्स आपको करा रखी हैं ऑलरेडी, यूट्यूब पे डाल देना, टॉप 50 स्पेलिंग, टॉप 50 स्पेलिंग बाय RD क्लासेस। टॉप 50 स्पेलिंग्स मैंने ऑलरेडी करा रखी हैं और उसमें से ही आप कमेंट बॉक्स में जाके देखना। एक बच्चा DSSB का पेपर दे के आया था, उसने किया हुआ है जी ये मेरे एग्ज़ाम में आया है, और यही मैंने उसमें पहली स्पेलिंग कराई है कि वैक्यूम की सही स्पेलिंग क्या होगी, VACUUM, वैक्यूम बन गया वैक्यूम। ठीक है, तो स्पेलिंग करेक्शन आएगा इंग्लिश में, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश ख़त्म, और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ दूसरा। इंग्लिश हो गई आपकी, और इंग्लिश के बाद हिंदी तो देखो आप इजीली कर सकते हो, हिंदी में कोई इतना वो नहीं है। हिंदी के भी क्वेश्चन दिखाई दूंगा आपको अभी थोड़ा सा। इंग्लिश के बारे में मैंने सब बता दिया। और देखो मैथ्स कैसा आएगा। ठीक है, अब कोई ऐसा बोले कि जी मैथ्स तो आपका ऐसा आएगा, बहुत आसान है, बिल्कुल इजी मैथ्स है, तो क्या है भाई, ये क्वेश्चन है। देखो 25% का डिस्काउंट देता हूँ मैं किसी चीज़ पे, है ना, मैंने 25% का डिस्काउंट दिया और डिस्काउंट 400 के बराबर है। 25% का मतलब 1/4, 4 से कोई चीज़ 3 की बिकी है, एक का डिस्काउंट नहीं है, 400 का डिस्काउंट है, 4 के बराबर हो गई, यानी कि 400 के बराबर हो गई, तो 400 की इसमें इंटू करा 1600। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनको आप देखते ही कर सकते हो। ठीक है, देखते ही। अब देखो HCF निकालना है 54 और 72 का, 24 से 54 नहीं कट रहा, हटाओ, 6 से ये नहीं कट रहा, HCF पूछा लेकिन 6 हो नहीं सकता, 12 से 54 नहीं कट रहा, 18 आंसर। कुछ सेकेंडों वाले भी हैं,
है ना। तो मैं ये नहीं बोल सकता उसको देख के कि हाँ भाई बहुत आसान आ गया पेपर। ये देखो ये इजी वाला है, 3200 मीटर को ही जा रहा है और जा रहा है 10 मिनट में, स्पीड पूछे किलोमीटर में, तो 3.2 1/6 कर दिया इसका, 10 इसको भी किलोमीटर में बदल दिया, इसको भी बदल दिया, 6 ऊपर चला गया, 6 दूनी 12, 2 और 19 कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं, अगर आपका बेसिक है तो आप कर सकते हो। मान लो ये है 500 रुपये की कोई चीज़ है ना, और उस पर आपने डिस्काउंट दे दिया 20% का, 20% का डिस्काउंट, यानी कि 80 रुपये में चीज़ बिकी है, सीधा सीधा 2 जीरो ख़त्म, 5 8 40 400। कुछ क्वेश्चन हैं ऐसे जिनको, और आपको इन्हीं को टारगेट भी करना है, जो आसान क्वेश्चन है उनको टारगेट करना है। तो ईजी भी हैं, ये नहीं कि बहुत टफ है, लेकिन मैं ये नहीं कह दूंगा कि भाई सारा ही पेपर बहुत आसान आ गया है, ऐसा आ गया वैसा आ गया। अभी दिखाऊँ आपको, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, हालत ख़राब हो जाएगी इसको करने में, कोई करके भी दिखाए 1 मिनट के अंदर भी अगर हो जाए तो। ठीक है, 9% पर एनम, 18 मंथ में 12,500, निकालते रह जाओ, है ना। तो इसमें क्या है, 3 साल का कंबाइन रेट निकालो पहले, इसका हाफ कर दोगे, 9% का क्या हो जाएगा, 4.5%, 3 ईयर का, 3 ईयर मतलब ये 18 महीने ना, 6 महीने, तो हाफ ईयरली का रूल क्या होता है। वैसे तो मैं ये सारा सोल्व कराऊंगा, अभी टेंशन नहीं है, लाइन से कराऊंगा मैं ये सारे क्वेश्चन मैथ्स के। हाफ ईयरली में रेट तो हो जाता है आधा डिवाइड, और टाइम हो जाता है 2 गुना, तो रेट हो गया 4.5 और टाइम हो गया 2 गुना, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1.5 का 3। तो भाई 4% का रेट निकाल लो कंबाइन रेट निकालने के बहुत तरीके हैं, मैं उसको वैसे कंबाइन रेट वाले तरीके से ही करता, है ना। 4 4 4.5 का ऐसे करके 3R प्लस 3R इस वाले फॉर्मूले से यूज़ करता है इसका मैं, 3R और फिर यहाँ पे R का स्क्वायर प्लस 3R का क्यूब बटे में 10,000 बटे में 100। अब देखो क्वेश्चन लेंदी है तो सोल्व करने में हमें टाइम लगेगा ही लगेगा। अब मैं पहले इसकी इफेक्टिव रेट निकालूंगा, फिर इफेक्टिव रेट की 12,500 से वैल्यू रख के 100 मान के जो भी इफेक्टिव रेट आएगी 14.12 के समथिंग आएगी इसकी इफेक्टिव रेट, निकाल के जब कैलकुलेट करोगे तो, और ये आ जाएगा 1765 के आसपास, ये आंसर आ जाएगा। इसको तरीके से करोगे तो भाई मारा जाएगा बच्चा। अब देखो ये टफ है कि नहीं है, अब आप इसको पेपर में करने लग जाओगे तो पेपर हो गया ख़राब। तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ के चलो, बच जाओ इनसे। अब ये है देखो, ए पर्सन बाय 800 रुपये वॉच, 25% का प्रॉफिट में बेच दिया, 30% का प्रॉफिट में, अब इसमें क्या है, लगा दो लो 800। अब मैं एक क्वेश्चन की वजह से ये नहीं कह सकता ना कि भाई आसान आ गया टफ आ गया, 2 3 क्वेश्चन टफ आएंगे वो आपको छोड़ने हैं। 130/100 देखो, 2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म, 1 जीरो खत्म, 1 जीरो खत्म, 5 से काटा इसको 2 बार में, 5 से इसको काटा 25 बार में, और ये काटा 4 बार में, 25 चौके 100 और इंटू 1300 आ गया। ठीक है, तो ये रियल एग्ज़ाम है जो आपका आया हुआ है ऑलरेडी पेपर, तो इसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। मैथ्स आपको ऐसे ही पढ़ना है, देखो ये मैथ्स है। अब लो ये क्वेश्चन है, आसान है ये, करो उसको 30 सेकंड में, हालत ख़राब हो जाएगी। इसमें लगाओ D=S/T, करवा देता हूँ चलो ये वाला क्वेश्चन, बढ़िया है ये भी। पैरेलल डायरेक्शन में जा रहे हैं 108 और 72, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड घट जाएगी, 72 में से 136 घटा दिया, 36 आ गया। टाइम आपका 37.5 है। अब हमेशा ऑप्शन टारगेट कर लो, मीटर में दे रखा है ना तो इसको मैं किलोमीटर रहने ही नहीं दूंगा, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 5/18, जिसने अब बेसिक से कर रखा है वो तो 1 सेकंड में कर देगा। 5 दूनी 18 दूनी 36, यहाँ पे 10 आ गया, 5 दूनी 10, और इधर कितना काटा था हमने, 2 से 2 कट गया, 375। अब जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, एक ट्रेन प्लस 2 ट्रेन, दोनों ट्रेनों की डिस्टेंस 2L बराबर आपके पास 375 है, यानी कि L बराबर कितना हो जाएगा 375/2, काट दो उसको, 157.5 आ गया। ठीक है, तो ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हैं मैथ के। अब ऑल प्राइम नंबर का एवरेज निकालो, ये सब मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, ये जस्ट आज एक ओवरव्यू था कि भाई इस लेवल का आपको पढ़ाई करनी है। अब देखो जिसने एडवांस मैथ करा ही नहीं है, 2D 3D करा ही नहीं है, कहाँ से कर लेगा वो डायगोनल्स के बारे में, नहीं कर सकता, है ना। इसमें देखो फॉर्मूला लगाओ, n(n-3) बटे में 2 इक्वल टू नंबर ऑफ डायगोनल कितने दे रखे, 9 है। अब इसमें मैं अगर वैसे करूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊँ, फंस जाऊँगा। मैं ऐसा क्या रखूँ n की वैल्यू जो मुझे 9 मिल जाए, तो मैं यहाँ पे अगर 6 अप्लाई करता हूँ, देखो n बराबर 6 ले लेता हूँ, 6 माइनस 3 बटे में 2 3 जा 6, अंदर से 3 आ गया, यानी कि 9 सेटिस्फाई। अगर n मेरे पास 6 है और 6 साइड है उसकी पॉलीगन की, तो 6 × 6 36। ठीक है, चलो भाई ये सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, ये अब आप देख लो बस फिलहाल कि हाँ ऐसा है। जीएस देखो,
इनकम टैक्स बिल अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि जीएस बहुत आसान आ जाएगी, नहीं भाई, मेहनत जो करेगा, सुन लो, जो मेहनत करेगा वही सिलेक्शन लेगा। पेपर में कंपटीशन कम है लेकिन पेपर का लेवल अच्छा है, अच्छा ही एग्ज़ाम आएगा भाई, तो सबको तैयारी करनी है। अब देखो आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछ लिया, फाइनेंस कमीशन की ऐसी नहीं होगी, पहला कौन था, अब का कौन है ना, फर्स्ट, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है। प्रोबा 1 प्रोबा 2 करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं। अरेबियन सी में क्या लोकेटेड है, द न्यू आइकन बुक, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, मस्ट है ये। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, देखो ये म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है, 73 74, है ना, ये विलेज से रिलेटेड था और ये आपका शहरों से रिलेटेड है। तो ये होगी सारी। सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44, तो ये सारा प्रिपरेशन करना है। और ये रहा सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया है, ये रहा। ये बुक्स में आपकी जब डिप्लोमा लिया है उसमें ऑलरेडी सेव्ड है, ठीक है भाई, इस सिलेबस के हिसाब से ही आपको करना है, ठीक है। बाकी किसी को कोई डाउट रहेगा अपना पूछ सकते हैं, अभी फ़िलहाल हम यही करते हैं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।